हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के जो पाठ के प्रश्न उत्तर है ना, चाहे वो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हो या बॉक्स के प्रश्न उत्तर हो, एनसीईआरटी के ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली आप पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के 80% क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। इस चैप्टर का जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहले बात कर दे पार्ट 10 जो प्रश्न उत्तर है। और ये प्रश्न जो पहला वाला है ना, काफी बार पूछा गया हुआ है। कह रहे CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। ठीक है। जो CO2 मतलब कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन दो बार है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। प्रथम कक्ष में आ सकते हैं 2, बाहर में बचा 4। ऑक्सीजन का होता है 8, पहले में आएगा 2 अधिकतम, बचा 6। ठीक है। तो देखो एक कार्बन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। ऑक्सीजन के बाहर कितने 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। एक बाहरी कक्ष लेते हैं ओनली, 3 4 5 6। और कार्बन के बाहर कितने हैं। कार्बन के बाहर है 4, 1 2 3 4। इसको अपने बाहरी कक्ष पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इसके पास 6 है, तो यहाँ से ये 2 ले लेगा, साझेदारी करेगा। 2 लेगा, 2 दे भी का। इसने 2 दिए 8 हो गए, इसने 2 ले भी लिए, 4 थे 6 हो गए। इसके पास आएगा, यहाँ से भी 2 2 की साझेदारी कर लेगा। 4 थे, यहाँ से 2 मिले 6, यहाँ से 2 मिले 8। इसके बाहरी कक्ष क्या हो गए, पूर्ण हो गए। ये आपका चित्र बन गया। आगे आ जाओ। कह रहे सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की याद कीजिए। देखो ये सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। बाहरी कक्ष में कितने होते हैं 6। तो देखो सल्फर है, कितने हैं 8 परमाणु है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सल्फर है, इसका सिर्फ हमें बाहरी कक्ष लेना है। ठीक है, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। सबको एक से ही दर्शाना है ना। तो सबको 2 2 की, देखो बाहर 6 है, 8 अष्टक पूरे करने होते हैं ना, तो 2 2 की चाहिए होता है। तो ये आपस में 2 2 की साझेदारी करेगा ये सब। ठीक है, ये सब आपस में 2 2 की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे ऐसे। तो अष्टक इसके क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये चित्र मैंने आपको बना के दिखाया है, इस तरीके से होगा। ठीक है, आराम से बन गया। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हर साल पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयवों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन, पेंटेन देखो जिसमें कार्बन की परमाणु संख्या 5 होती है। एन यानी ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसके समन्वय भी हम 3 बना सकते हैं। एक तो देखो ये है सिंपल पेंटेन। ठीक है, सिंपल संरचना, इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन होने पर पेंट होता है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद में एन जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं पेंटेन। ठीक है, ये पेंटेन है, इसका नाम एन पेंटेन कहा जाता है, सिंपल संरचना। फिर यहाँ पर देखो एक है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ जोड़ दिया गया, CH3 मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड ही है, सारे सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है 1 2 3 4, तो 2 पे हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा है ना, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन इसका नाम बोलते हैं। 2 मेथाइल ब्यूटेन, या इसको कहा जाता है आइसोपेंटेन। आइसो, ठीक है, आइसोपेंटेन बोल दो, या 2 मेथाइल। देखो मिथाइल हमने बोल दिया इसका नाम,
2 पे मिथाइल जुड़ा है और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे भी CH3 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े पड़े हैं, 2,2 डाई मतलब 2 बार डाई मिथाइल प्रोप की हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप लगता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में एन जुड़ जाएगा तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये एक नाम है। क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन, इसको हम नियोपेंटेन भी बोल सकते हो। तो पेंटेन के 3 संरचनात्मक स्वयं भी मैंने आपको बना के दिखा दिए। इन सबके संरचनात्मक सूत्र समान है लेकिन इनकी आकृति अलग अलग है। इसे क्या कहते हैं, समाविवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो 2 गुण में से पहला गुण आ जाता है श्रृंखला। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है ना वो 6 होती है, पहले कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में बच जाता है 4। या तो उसे 4 दे दे किसी को या फिर 4 ले ले, तो जो कि असंभव है। तो 4 कार्बन जो होते हैं ना, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर बच गए वो खुले सांड की तरह होते हैं, किसी के साथ भी लड़ भिड़ जाते हैं। मतलब ये इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, सबके साथ अभिक्रिया करने की, सभी के साथ भाईचारा बनाना चाहता है, सभी के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहता है। इसी गुण के कारण कह रहे कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ये जो कार्बन है ना और एक कार्बन लोगे उसके साथ वो क्या बना देगा, अभिक्रिया करके सहसंयोजक अबंध बनाएगा। ये सब मैंने समझा रखा है, जिससे लघु से लेकर दीर्घ हो सकता है छोटा कार्बन बने या बड़ा कार्बन चेन बने, कितना भी बड़ा बन सकता है, कितना भी छोटा कार्बन चेन बन सकता है। दीर्घ अणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की प्राप्ति होती है। इन यौगिकों में कार्बन की ऋजु श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलयाकार श्रृंखला बनती है। देखो ये ऋजु श्रृंखला है, ठीक है, ये आपका वलयाकार श्रृंखला है, ये रिंग चेन है, कई टाइप के बन सकते हैं। कार्बन परमाणुओं का यह विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। अतः श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिक की संख्या विशालतम होती है। इस गुण के कारण, कार्बन के श्रृंखलन गुण के कारण, श्रृंखला मतलब कार्बन कार्बन के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता रहता है। और कार्बन कार्बन के साथ छोटी श्रृंखला बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है, वलयाकार श्रृंखला बना सकता है। इसी गुण के कारण हमारा जो आसपास का आवरण है वो कार्बनिक तत्वों से भरा पड़ा है। ठीक है, हम खुद भी कार्बन से बने पड़े हैं। चतुर्संयोजकता टेट्रावैलेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, चतुर्संयोजकता क्या होती है, कार्बन 2 4, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। ऐसे एग्जाम में भी आ जाता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु के अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है। या तो कार्बन के साथ आबंध बना लेगा या फिर एकल संयोजी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले 4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जैसे मीथेन CH4। ठीक है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन के बाहर कक्ष में कितने होते हैं, 1, तो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी कर लेता है। ठीक है, आबंध बनाने की क्षमता रखता है, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का निर्माण होता है। ये 2 गुण मुख्य हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में इसको पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र होता है C5H10 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी, देखो कार्बन आपके कितने हैं, 3 4 5, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो हर एक कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं आपको अब बाहरी कक्ष बनाकर दिखाता हूं। ये कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, हमें से बाहरी कक्ष से मतलब है कार्बन के बाहरी कक्ष में होते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
एक दो तीन चार, एक दो चार, एक दो तीन चार। ठीक है, और हाइड्रोजन के बाहर में कितने होते हैं? एक ही होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, देखो हाइड्रोजन क्या चाहता है कि वो हीलियम बन जाए, तो इसके बाहर में एक, अरे यार इसको इसको इससे दिखाते हैं, स्टार से। ठीक है, सबको स्टार से दिखा दिया। अब देखो क्या हो जाएगा ये भाई, हाइड्रोजन यहाँ से एक लेगा, कार्बन के पास 4 था, 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये आपस में दो दो की सरदारी कर लेंगे। ठीक है, बाहर के अष्टक पूरे हो गए। इसके पास 2 इसने ले भी लिया, 4 के बाद 6 हो गया, ये 7 और ये एक 8। ठीक है, फिर देखो यहां से क्या करेगा, ये 5 ये 6। ठीक है, और ये भी आपस में क्या करेंगे, दो दो की सरदारी करेंगे। ये फिर ये भी दो दो की सरदारी करेंगे, ये 5 ये 6। फिर ये दो दो आपस में सरदारी करेंगे, 5 6। फिर ये दो दो आपस में सरदारी करेंगे। ठीक है, ऐसा ये सब पूरा वलय बनता है इस तरीके से। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत संरचना हो जाएगी। हमसे क्या बोला है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ठीक है, इनकी एथेनोइक अम्ल, ये फेमस क्वेश्चन है, एथेनोइक ओइक अम्ल। ठीक है, COH ग्रुप होता है। एथ एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। ठीक है, सिंगल कार्बन पर मेथ होता है, तो 2 बोला है एथ, 2 कार्बन। ठीक है, इसके साथ H ओइक ग्रुप बोला है COH, सूत्र इसका ये होता है CH3COH, CH3COOH। ये इसकी संरचना है। ये बिंदु दिखाओ ना दिखाओ ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो। ठीक है, ये समूह है आपका। पेंटेन सिंगल बॉन्ड एन आया है, पेंट में 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, सब में एच जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, सब में एच जुड़ गया। ब्रोमो तो एक एच हट के ब्रीआर उसके जगह पे आ जाएगा, ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं, ब्रोमो पेंटेन। C5H11Br, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ब्यूटेनोन, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटेनोन ग्रुप है। ओइक, सॉरी ओइक बोल रहा हूँ, ब्यूटेनोन। नोन कब लगता है, यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, डबल बॉन्ड हो जुड़ जाएगा, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, और कार्बन हमेशा 4, कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो कैसे, कार्बन है ना, 1 2 3 4, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहां से देखो, एक कार्बन है, 1 2 3 4, यहां से देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, हमेशा कार्बन 4 चीजों से जुड़ा हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, ना ही उससे कम, ये ध्यान रखना। फिर है हेक्सेनल। ठीक है, नल, नल में क्या होता है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप आता है। हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब नल की बात होगी ना, CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप में क्या होता है, ये CH और ये OH एक साथ जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड OH। ये डबल बॉन्ड अगर बीच में होता तो कीटोनिक ग्रुप होता। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नाम के बाद में अल जुड़ता है। अगर OH होता तो ऑल जुड़ता। ठीक है, मेथेनॉल होता। CHO ग्रुप है, अल जुड़ता है नाम के बाद में। ठीक है, ये जो चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, बढ़ा रखी है चैप्टर नंबर 4 में। फिर अब इनका नाम करना है। देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन पे क्या होता है, मेथ होता है, मेथ बोल रहा हूं, एथ होता है। 2 कार्बन में क्या होता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में नाम के बाद में एन जुड़ता है, एथ। और Br पूर्व लग्न है, तो ब्रोमो नाम से पहले जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जोड़ दो सारा, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन।
पहले वाले का नाम क्या होगा, ब्रोमोएथेन। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, CH ग्रुप, तो मेथ प्लस अल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, आइन। तो क्या हो जाएगा, ये हेक्साइन। ठीक हो गया, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्लस O2 की अभिक्रिया होती है। देखो, किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन से संयोग करने की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से ऑक्सीजन के योग द्वारा उत्पन्न होता है। देखो, एथेनोइक अम्ल ना, ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया। ठीक है, इसकी प्रेजेंस ऑब्वियसली जरूर होगी, तब जाके हमारा ये बनता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल बनता है। तो क्योंकि प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, इसमें हम जब ऑक्सीजन मिला रहे हैं तभी जाके वो प्रोडक्ट बन रहा है। इसी वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन, दहन का मतलब होता है प्लस O2। अगर किसी चीज को तुम्हें जलाना है ना, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक वो जलेगा नहीं। दहन का मतलब प्लस O2। वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, एथाइन और वायु का मिश्रण क्यों नहीं लगाते। तो देखो, वेल्डिंग के लिए ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। देखो, लोहे से जब लोहे को तुम जोड़ते हो तो जब देखा होगा ना, लोग ऐसे जोड़ते हैं, बहुत ही तीव्र मात्रा में ऊष्मा होती है, इतनी ज्यादा गर्म होती है कि उसको वो जॉइंट जोड़ देता है। अगर ऊष्मा कम होगी तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पिघल के ही उसको जॉइंट किया जाता है। दिखता है, देखा ना आपने वेल्डिंग को करते हुए, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यदि वायु और एथाइन का मिश्रण हम जलाएं तो पूर्ण दहन हेतु ऑक्सीजन की उपलब्धता अपर्याप्त होगी। अगर एथाइन को और वायु को मिश्रित करके हम जला दें तो उसका ना पूर्ण दहन नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से जलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी और अच्छे से जलेगा नहीं, तो ऊष्मा अधिक नहीं बन पाएगी और फिर जॉइंट अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिससे ऊष्मा की कम मात्रा का उत्पादन होगा, परंतु जब ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जलाया जाता है तो पूर्ण दहन होता है। सिर्फ वायु और एथाइन जलाने से नहीं होगा, जो हम हवा डाल रहे हैं ना, वो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी जाके देखो जो आ, आपने देखा जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनके पास एक सिलेंडर भरा बड़ा होता है, वो होती है ऑक्सीजन की सिलेंडर। हवा में भी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर हवा के से लेंगे तो उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा अच्छे से। जितनी ऊष्मा हमें चाहिए उतनी ऊष्मा मिलेगी नहीं, इसीलिए सिलेंडर रखता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होता है, उस ऑक्सीजन की मदद से फिर दहन किया जाता है कि उसका पूर्ण दहन हो और हमें अत्यधिक ऊष्मा मिल पाए, ताकि प्रॉपर वेल्डिंग हो पाए। ठीक है, तो पूर्ण दहन होता है और वेल्डिंग प्रक्रिया में तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, है ना, ये देखो, ये बंदा वेल्डिंग कर रहा है। कह रहे प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, किस प्रयोग द्वारा। देखो, इधर मेरा अल्कोहल है, इधर मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या प्रयोग कर सकता हूँ, अगर मैं लिटमस पत्र पर देखूं तो लिटमस विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है अल्कोहल, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, नीले लिटमस विलयन को ना लाल बना देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण नंबर अगर टेस्ट किया जाए तो अल्कोहल क्या करेगा, तीव्र बुदबुदाहट नहीं होगी, तीव्र नहीं होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल CO2 निकलने के कारण तीव्र बुदबुदाहट करेगा, पट की आवाज मारेगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम धातु परीक्षण अगर हम देखें, इसमें क्या होगा, जो अल्कोहल होगा बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, बुदबुदाहट होगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है परंतु बुदबुदाहट नहीं होती है। उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन इस वाले में बुदबुदाहट होगा। किसमें? एल्कोहल में। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बुदबुदाहट नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। तो ये परीक्षण करके हम इसमें अंतर बता सकते हैं। कह रहे हैं ऑक्सीकारक क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं ना, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, या तो ये परिभाषा लिखो सिंपल, या फिर ये वाला लिखना। एक ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेता है, और ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो भी उसे हम, ये इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हुआ और ये नॉर्मल परिभाषा है। आप दोनों भी लिख सकते हो एग्जाम में, अगर आपके पास समय है, या फिर जो आसान लगे आप वो लिख दो। ठीक है, कुछ आम ऑक्सीकारक जैसे क्लोरीन ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। एग्जाम्पल आते हैं ना, तो 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पर कई सारे लिखवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप डिटर्जेंट उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? देखो, ये प्रश्न जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था सन 2008 में, मैंने पेपर दिया था बोर्ड एग्जाम में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी डिस्टिंक्शन मार्क्स आई थी साइंस में, फुल मार्क्स। ठीक है, तब क्या होता था ना, आजकल तो मैक्सिमम बच्चों के 90-80% आ जाते हैं, और तब कॉपी चेकिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। ठीक है, अगर तुम पूरा गाइड ही छाप के आओगे ना देख के प्रश्न, तो भी पूरे नंबर नहीं मिलते थे। ऐसा होता था कॉपी स्ट्रिक्ट चेकिंग, और उस जमाने में मेरे फुल मार्क्स थे इस सब्जेक्ट में, और मुझे इस के वजह से ना मुझे हर जगह बुलाया जाता था। इधर कभी फंक्शन हो रहा है, उधर फंक्शन हो रहा है, मुझे बुला के गेस्ट के तौर पे बुला के मुझे प्राइज दिया जा रहा है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही मेरे लिए स्पेशल था। ठीक है, नहीं बता सकते, इसका आंसर क्या है कि नहीं बता सकते, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों प्रकार के जल के साथ झाग देता है। देखो, तुम नल से पानी निकालोगे, उसमें डिटर्जेंट घोल दोगे, झाग देगा बढ़िया। तुम नदी से पानी निकाल के लाओगे जो कठोर है, और डिटर्जेंट घोल दो, उसमें भी झाग देगा। तुम बता ही नहीं सकते यार। ठीक है, क्योंकि झाग तो दोनों में दे रहा है, नहीं बता सकते। अगला प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, ठीक है, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? ऐसा तो नहीं होता है कपड़ा हमने पानी में डुबोया ऐसे निकाल दिया साफ हो गया, होता है? नहीं, हम डिटर्जेंट में हो या कहीं पे भी हो, निकाल कपड़े को ऐसे घिसते हैं, रगड़ते हैं जोर जोर से, फिर ऐसे पटकते हैं, तब जाके वो साफ होता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये रगड़ना क्यों जरूरी है? देखो, साबुन तेल जो हमारी गंदगी लगती है, जैसे मैंने ये अभी ये पहना ना, यहाँ पे मेरी जो गंदगी लगेगी, वो जो गंदगी होती है तेलीय रूप में होती है, हमेशा तेलीय रूप में होती है गंदगी। ठीक है, देखना कभी ध्यान से। साबुन को तेल, धूल कणों, मैल आदि तक पहुंचने और मिश्रण बनाने के लिए साबुन लगे कपड़ों को हिलाना या रगड़ना आवश्यक होता है। जब तक मिशेल का निर्माण नहीं होगा तब तक वो गंदगी हटेगी नहीं, और मिशेल के निर्माण के लिए उसको हिलाना, डुलाना, रगड़ना जरूरी है, तभी वो मिशेल बनेगा और वो मिशेल का निर्माण होगा, और उसी के बाद गंदगी साफ होगी। ठीक है, मिशेल कपड़ों से तेल तथा धूल के कणों को हटाने में सहायक प्रदान करता है, इसीलिए पीटते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं। ठीक है, कपड़ों को। अब आते हैं आपके अभ्यास के प्रश्नों पे। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? देखो, एथेन का सूत्र बताता हूं। 2 कार्बन है, ये एथेन का सूत्र है। इसमें सहसंयोजक आबंध कितने बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 सहसंयोजक आबंध बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले में आ जाओ। कह रहे ब्यूटेनियन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका ब्यूटेनोन, नोन नाम से क्या पता चल रहा है? कीटोनिक ग्रुप है। तो ये कौन सा समूह का है? ये कीटोनिक समूह का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोन मतलब कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अगर हॉल होता एल्कोहलिक ग्रुप होता, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओइक अम्ल।
खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, तभी काला हो रहा है। जब गैस खाना बनाते हैं हम सिलेंडर में तो देखते हो बर्तन काले नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहां पर होता है पूर्ण दहन। जब पूर्ण दहन होगा तो बर्तन काली नहीं होगी, जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो बर्तन काली पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसी वजह से वो काला पड़ रहा है। कह रहे CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। देखो मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। कार्बन है, पहले कक्ष में 2, बाहर में 4, हाइड्रोजन बाहर एक ही होते हैं, क्लोरीन का 17, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, ठीक है। ओके, तो कितने हैं? एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हमें सिर्फ बाहरी कक्ष लेना होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक एक, क्लोरीन का स्टार बाहर में एक, क्लोरीन के साथ है 3 4 5 6 7 और कार्बन के बाहर में 4। तो देखो सरदारी करके दिखानी है ना हमें, तो देखो कार्बन यहां से निकलेगा 5 6 7, ठीक है, और ये लेगा एक 8। सबने सिंगल सिंगल बॉन्ड की सरदारी की एक एक, ठीक है। क्लोरीन के बाहर भी 8 हो गया, इसके पास 4 थे, 5 6 7 8, तो सबने एक एक सरदारी की। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये इसका संरचनात्मक, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और ये इसकी सहसंयोजक आबंध, सिंगल सिंगल बॉन्ड की सरदारी हुई। इस क्षेत्र से आपको पता लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाई है, इन सब की बनानी है। अभी मैंने कितना बना के दिखाया आपको। देखो ये एथेनोइक अम्ल का है, CH3 CH3 COOH, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी, आप बना सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, आपके H2 होंगे, सल्फर 1 होगा, ये संरचना होगी, अब बना के देख लेना, ठीक है। एक एक की सर्जरी करेगा, बस सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, एक एक की सर्जरी हुई है इनमें। उसके बाद प्रोपेनॉन CH3COCH3, ये होता है प्रोपेनॉन का। फ्लोरीन F2 अणु, देखो फ्लोरीन का कितना होता है, 9 2 7, ठीक है। बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 7 होते हैं। F2 अणु 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, एक एक की सैलरी करेगा, क्योंकि अष्टक पूरे करने 7 है ना, एक एक चाहिए, तो एक एक की सैलरी करेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगला प्रश्न है, आपसे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में। समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। हर साल आता है ये क्वेश्चन। समझाती श्रेणी क्या होती है, यौगिक का एक ऐसा समूह, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, या एल्काइन हो गया, एक ही तरीके के मेंबर होते हैं ये सब में, और एक ही क्रियात्मक समूह होता है, और किन्हीं 2 लगातार क्रियात्मक मेंबर्स में अगर एक दूसरे को घटाएंगे तो हमेशा CH2 का अंतर आता है, ठीक है। समझाती श्रेणी यौगिकों का एक ऐसा समूह अथवा परिवार है जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है, परंतु श्रृंखला की लंबाइयां अलग अलग होती है। इन यौगिकों के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 2 क्रमागत सजातों के आणविक सूत्रों में एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन CH2 का अंतर होता है। मैंने बोला था आपको, उदाहरण जैसे एल्केन परिवार एक सजातीय श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। जैसे पहला मेंबर इसका होता है CH4, दूसरा मेंबर C2H6, इसमें से इसको घटाओगे तो इनमें CH2 का अंतर होगा। तीसरा मेंबर आपका प्रोपेन है, चौथा मेंबर आपका ब्यूटेन है, अगला मेंबर आपका पेंटेन आएगा, फिर अगला मेंबर आपका हेक्सेन आएगा, ऐसे चलता रहेगा। और क्रमागत 2 में से घटाओगे तो हमेशा CH2 का अंतर आएगा, ठीक है। 3 में से 2 कार्बन घटाओगे 1 कार्बन, 8 में से 6 घटाओगे 2 हाइड्रोजन, हमेशा 2 CH2 का अंतर मिलेगा क्रमागत। तो ये होता है आपका समझाती श्रेणी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताना है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एथेनॉल, देखो एथेनॉल क्या होता है, ये एक उदासीन पदार्थ है जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने। और एथेनोइक में क्या होता है, ये अम्लीय पदार्थ है और इसी वजह से ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एथेनोइक अम्ल अम्ल है, तो अम्ल क्या करेगा, लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले वाले को। इसकी गंध रुचिकर होती है, ठीक है, और इसकी गंध तीक्ष्ण और स्वाद खट्टा होता है। इसका गंध तुम सूख सकते हो, मजेदार गंध होती है, लेकिन इसमें गंध बहुत ही बदबूदार होती है और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका जो क्वथनांक होता है एथेनॉल का 351 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक 290 केल्विन होता है। यह विद्युत का चालन नहीं करता एथेनॉल, और ये अम्ल है, और अम्ल तो विद्युत का चालन करता है, आप जानते हैं, यह विद्युत का चालन करता है। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर हो गए। अब मैं आपको कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर दो अंतर बता रहा हूँ। देखो एथेनॉल में क्या होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस नहीं निकलती, जबकि एथेनॉइक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस निकलती है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी, उसमें निकल जाएगी। इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती। ये दो अंतर है। तो भौतिक गुणों के आधार पर भी बता दिया, रासायनिक गुणों के अंतर पर आधार पर भी बता दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होगा? ठीक है, अब जब तक मिशेल का निर्माण नहीं होगा कपड़े साफ नहीं होंगे, है ना। देखो साबुन दीर्घ श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का एक अणु होता है। ठीक है, क्या होता है साबुन? दीर्घ श्रृंखला, बहुत ही बड़ी श्रृंखला, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का एक अणु होता है। साबुन का आयनिक सिरा जल में विलय अर्थात जल स्नेही जो आयनिक सिरा होता है ना, ये होता है जल विरागी शिरा और ये होता है जल रागी शिरा। ठीक है, जबकि कार्बनिक श्रृंखला जल में अविलय अर्थात जल विरोधी होती है। जब साबुन जल की सतह पर होता है, ठीक है, जब साबुन जल की सतह पर होता है ना, तो साबुन की जल विरोधी पुच्छ जल में विलय नहीं होती और साबुन जल की सतह पर ही रहता है। इस स्थिति में साबुन का जल से नहीं आयनिक सिरा जल में रहता है और हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल के बाहर रहती है। जल के भीतर ये अणु एक विशिष्ट विन्यास में रहते हैं। ठीक है, देखो ये जो साबुन के अणु ना यहाँ पर है, ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भाग जल के बाहर रहता है, ऐसा अणुओं के गुच्छे बनाकर संभव हो पाता है जिनमें जल विरोधी पुच्छ गुच्छे के भीतर रहती है और आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल का निर्माण करते हैं और अन्य किसी विलायक जैसे एथेनॉल में मिशेल का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और दो धातु ऐसा जो नहीं करेंगी। ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया करने पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। ठीक है, वो है जिंक और आयरन। ठीक है, और दो जो नहीं कर पाएंगी वो है गोल्ड और एक है सिल्वर। ठीक है, Ag Au। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं ना स्वच्छ ईंधन होते हैं, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्हें जलाने से कोई अवशेष नहीं बचता है। ये देखो हमारे घर में जो सिलेंडर से खाना बनाते हो, क्या धुआं निकलता है? नहीं। कोई अवशेष बचता है? नहीं। बर्तन गंदे नहीं होता है। इनका ज्वलन ताप मध्यम होता है, इनका कैलोरी मान उच्च होता है और ये जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करते, इसी वजह से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं।
कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। जो कठोर जल है उसमें अगर हम साबुन रगड़ेंगे तो क्या होगा वो हमें बताना है। अरे भाई देखो, जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। किसके कारण होती है कठोरता? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण। जब कठोर जल साबुन से अभिक्रिया करती है तो साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अविलेय पदार्थ बना देता है और ये अविलेय पदार्थ जल में झाग की परत बनाते हैं। ठीक है, जो अविलेय पदार्थ होता है वो क्या होता है? झाग के रूप में आ जाता है, ऐसे बनता है। यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? ये साबुन है, ये हमने लिटमस पत्र इस पे लगाया तो हमें क्या मिलेगा, क्या होगा? देखो, साबुन की प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का होता है और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और नीले लिटमस पत्र को ये क्या करेगा? कोई प्रभाव नहीं करेगा। लाल लिटमस पत्र लाओगे तो उसको बना देगा ये नीला, लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र ले जाओ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। ये लिटमस पत्र का प्रभाव पड़ेगा साबुन पर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? ठीक है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है ये बताना है। देखो, जो वनस्पति घी बनती है ना औद्योगिक पैमाने पर फैक्ट्रियों में, वो जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही बनता है। कैसे? किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने एथीन ले लिया, उस पर मिला देंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के द्वि अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक है और असंतृप्त सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है एथेन, मतलब वनस्पति घी बनता है। ठीक है, निकिल की प्रेजेंस होती है और 473 केल्विन ताप पर हमें इसको गर्म करना पड़ता है। औद्योगिक स्तर पर इस योगात्मक अभिक्रिया का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो वनस्पति घी होती है ना उसको बनाया जाता है इस हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये हमारी वनस्पति तेल होता है, उसमें हम हाइड्रोजन मिलाते हैं, निकल की प्रेजेंस होती है, 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और हमें हमारा वनस्पति घी मिल जाता है। कह रहे दिए गए हाइड्रोजन में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? तो संकलन अभिक्रिया सिर्फ C3H6 और C2H2 में होगा। ठीक है, क्योंकि यह असंतृप्त है इसी वजह से। अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई विधि। ठीक है, ये हर साल एग्जाम में आता है, अच्छे से ये चित्र बना लेना। साबुन की मिश्रण का निर्माण कैसे होता है ये बताना है और एक छोटा सा कार्य विधि बता देनी है। देखो, कपड़ों में गंदगी सामान्यतः तेलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित रहती है। मैंने पहले ही बोला, जो गंदगी होती है वो तेलीय रूप में होती है, इसे जल से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि यह तेलीय गंदगी जल के साथ भली भांति मिश्रित नहीं होती है। परंतु जब एक गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो गंदगी तथा चिकनाई स्वयं ही साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन घटक से जुड़ जाती है। ठीक है, हमारी ये जो गंदी तेली रूप होती है ना साबुन के हाइड्रोकार्बन घटक से जुड़ जाती है। जैसे हम रगड़ते हैं मिशेल का निर्माण होता है और फिर वो गंदगी हट जाती है। साबुन का आयनिक सिरा COONA जो जल के अणुओं से जुड़ा रहता है, हाइड्रोकार्बन घटक को गंदगी के साथ कपड़े की सतह से दूर धकेल देता है और कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। सिंपल मैंने लिखवा दिया है और ये आपको चित्र बना देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको NCERT क्वेश्चन आंसर सारे बताए और यहाँ से कम 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। मेरा दावा है 3 से 4 क्वेश्चन 100%। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT क्वेश्चन तो सब भर भर के आते ही आते हैं, तभी ये सीरीज में करा रहा हूँ। NCERT एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी करा रखा है और यहाँ पर आज मैंने आपको इसका प्रश्न उत्तर भी करा दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।